हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों की एक रिकॉर्डिंग इसकी करा चुका हूँ। अब अगली रिकॉर्डिंग के लिए मैं अगला पेज बताता हूँ, उसको ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले आपका आ रहा है अंदाज़ा बनाओ और अंदाज़ा लगाओ और बनाओ और नापो। अंदाज़ा लगाओ, बनाओ और मापो। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे पहली चीज़ अंदाज़ा लगाओ, बनाओ और मापो। पहले अंदाज़ा लगाना है, फिर बनाना है, फिर उसको माप के देखना है कि हमारा अंदाज कितना सही है। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ है 1 सेंटीमीटर और आप कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो, किसके चित्र का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो आप चित्र बनाएंगे, लंबाई नापते जाएंगे और जिसके चित्र का अंदाज़ा बिल्कुल सही है, लंबाई का अंदाज़ा सही है, उसका दिमाग, उसकी आँखें सही बोलती हैं, इसका मतलब। अब बनाने के लिए चीज़ 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक छोटी चींटी बनाना है। तो आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर से छोटी चींटी है। ओके, अब ये तुम्हारे चित्र की लंबाई है। अब तुम्हारे दोस्त ने मान लीजिए इसको क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है। मान लीजिए कितनी हो गई है, हाँ, ये 1 सेंटीमीटर से छोटी ये भी है, लेकिन आपकी ये ज़्यादा छोटी है। तो किसका अंदाज़ा वहाँ सही माना जाएगा? इसमें, इस चीज़ में आपके मित्र का अंदाज़ा सही है। ये आपने 1 आधे सेंटीमीटर से भी छोटी कर दी, तो अंदाज़ा देखना है। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल बनाना है। तो आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की एक पेंसिल बनाना है। तो यहाँ पर आप बना रहे हैं, तो ये है मेरा अंदाज। ठीक है, आपका अंदाज। उसके बाद अब देखना है आपको किसका अंदाज, आपके मित्र का अंदाज। तो मित्र का अंदाज आप देखें, लगभग ये हो गई है आपकी इतनी लंबी। अब देखें किसकी पेंसिल का अंदाज सही है। ठीक है, तो इसको नाप के देखना पड़ेगा आपको कि किसकी पेंसिल लगभग 7 सेंटीमीटर की आ रही है। ये लंबाई तो लगभग मेरी 5.5 सेंटीमीटर है और मित्र की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसका मेरी ज़्यादा छोटी है। 7 और मतलब जब 7 सेंटीमीटर की कही गई तो 6.5 से लेके 7.5 तक लंबाई वाले सही माने जाएंगे। अब आप 6.5 से भी नीचे उतर गए, तब तो आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, अंतर ज़्यादा आ गया है। और आपका मित्र क्या है, 7 के लगभग ही है, तो आपके मित्र का अंदाज़ा सही है। ओके, अब देखें 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मैं गिलास बना रहा हूँ, यहाँ पर आप गिलास बना रहे हैं 11 सेंटीमीटर लंबा। मान लीजिए ये रहा आपका गिलास, 11 सेंटीमीटर, ये आपका मैंने 11 बना दिया और 5 सेंटीमीटर तक उसमें पानी होना चाहिए। मान लो मैंने इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखें इसको, फिर आप अपने मित्र का गिलास देखें कि वो कितना लंबा बना रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये मान लीजिए गिलास का बेस है, और जिसमें उसने 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। ठीक, अब देखें आप दोनों के गिलास की लंबाई को नाप कर, तो इसमें 0 से लेके ये आपका 8 सेंटीमीटर है और उसने क्या कहा 11 सेंटीमीटर तक, तो इसमें ये 9 सेंटीमीटर। तो लगभग आपके मित्र का अंदाज़ा ज़्यादा सही है कि कम से कम 9 सेंटीमीटर तो है, 11 के पास तो पहुंचा। आप तो बिल्कुल 7 के आधे पर ही रह गए। ठीक है, तो ये लगभग इतना लंबा और होना था। तो ये तो होगी गिलास की सही लंबाई। और
5 सेंटीमीटर तक उसको क्या करना था, पानी, तो यहाँ तक लगभग उसको पानी भरना था। तो आपके मित्र का अंदाज़ा ज़्यादा सही था। देखें इसकी लंबाई लगभग 0 से लेके 10 और 10.5 पे पहुँच गई है। कहाँ पहुँची है? 0 से लेके 10 और 10.5 तक इसकी लंबाई पहुँच गई है। और पानी की लंबाई भी लगभग 4-5 सेंटीमीटर तक पहुँच गई है। ठीक, तो मित्र का अंदाज़ा ज़्यादा सही है। अब उसके बाद देखें 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी बनाना है। परिमाप मतलब चारों तरफ का माप। तो पहले आपको क्या करना है, चूड़ी तो गोल होती है, तो जे आप अगर इसको नापेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 1 2 3 4 5 6 7-8 सेंटीमीटर के परिमाप की चूड़ी है। अब आप बनाना है कितने, लगभग 20 सेंटीमीटर के परिमाप की चूड़ी। तो ये रही आपके लगभग 20 सेंटीमीटर के परिमाप की चूड़ी। 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, तो लगभग ये 20। आपका तो अंदाज 7 तक पहुंचा, तो ये है 20 सेंटीमीटर परिमाप वाली चूड़ी। समझ में आ गया। अब 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल बनाना है। मान लीजिए आपने क्या बनाया, इस प्रकार से। अब इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही पहुंच पाए हैं, तो आपका अंदाज़ा इतना है। लेकिन आपके मित्र ने इस प्रकार से बनाया तो देखा कि उसका 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो लगभग 15-16 सेंटीमीटर उसका घुंघराला बाल बनाया गया है। तो अंदाज़ा किसका सही है, आपके मित्र का। ठीक है, इसलिए आप भी सीख लें इसको सही से कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकलना चाहिए। हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, बिल्कुल खा जाती हैं। हो सकता है कि दोनों की लंबाई बराबर हो, फिर किसी की छोटी किसी की बड़ी दिखने लगे। कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, ए या बी? हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो, तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है। देखो, मैं कह सकता हूँ कि ए और बी जो रेखाएं हैं वे लगभग, इसमें बी रेखा आपकी थोड़ी लंबी है। क्या है, बी रेखा लंबी है और ए रेखा छोटी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जे लगभग आपकी 3 सेंटीमीटर की है और जे आपकी लगभग 3 सेंटीमीटर और 2 mm के लगभग अंदाज आ रहा है। अब इसको मैंने अंदाज से देखा, अब आप इसको नाप के देखो वास्तविकता है क्या, आपका अंदाज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि नवोदय की गाइड में चित्रों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, इसलिए वहाँ के लिए ये अंदाज सिखाया जा रहा है। तो ए रेखा की लंबाई देखो, मेरा अंदाज क्या है, 3 कह रहा था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर निकला। कितना निकला वास्तविक, 4.2 सेंटीमीटर। और इसका अंदाज, इसकी लंबाई कितनी निकली, इसकी निकली 4.5। यहाँ से चलते हैं 0, ये 4 और इसकी 4 रेखाएं और हैं, तो कितना है इसका 4.4 सेंटीमीटर। ये वास्तविक लंबाई है और ये आपकी अंदाजे वाली लंबाई है। ठीक है, तो आपको अंदाज बिल्कुल सही आना चाहिए। अब यहाँ डी और सी रेखा है, कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है? मुझे तो इसमें सी रेखा लंबी दिखाई दे रही है। सी या डी, हर एक रेखा को नापो। मुझे सी लंबी रेखा दिख रही है और नापना है। पहले अंदाज लगा लिया कितने सेंटीमीटर हो रही है, 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर मेरा इसका अंदाज आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका कितना आ रहा है, इसका 3.2 आ रहा है, 3.2 सेंटीमीटर। ये तो अंदाज है, लेकिन आप वास्तविकता में नापें तो सी की लंबाई आपको देखने को मिल रही है 3 सेंटीमीटर ही है। वास्तविक में कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर है वास्तविक लंबाई। और
हकीकत में लंबाई वास्तव में, और जे आपकी कितनी है 3 है, जे 3 है, ये आपकी वास्तविक लंबाई 3.0 है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल रहा था कि 3C रेखा लंबी है, डी रेखा छोटी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कितनी लंबी कितनी छोटी है। तो आपका अंदाज अब सुधर जाना चाहिए। अब देखो, आपको नोटों की लंबाई भी नापना सीखना है, क्योंकि आप मान लीजिए अभी तो आपकी आँखें हैं, भगवान ना करे कि कभी आपकी आंखें कमज़ोर हों, अभी तो आपकी आंखें हैं, इसलिए आप नोट की लंबाई नाप लेते हैं, देख ले, नंबर देख लेते, लेकिन आपकी अगर आंखों में कमज़ोरी आ गई तो आपको नोट की लंबाई अपनी हथेली पर रखकर देखना है कि अगर लंबाई यहाँ तक आती है तो इतना है, इतनी बढ़ जाती है तो इतने का नोट है। तो इस प्रकार से आपको लंबाई नाप हाथ हथेली पर रख के नोट की लंबाई से उसकी वैल्यू, उसकी वो बताना है, मान बताना है कि कितने का नोट है। ठीक है, अब किसकी पूंछ सबसे लंबी है? देखो यहाँ पर ये आपका चूहा है, ये आपका गिरगिट है, और ये आपका लंगूर बैठा हुआ है, ये आपका पिग है। ठीक है, इन जानवरों को देखो, अंदाज़ा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। ये बिल्ली भी है, पिल्ला भी। अब पूंछों को नापो, तुम्हारा अंदाज कितना अच्छा है। तो सबसे लंबी पूंछ मुझे यहाँ पर किसकी दिख रही है? लंगूर की या बंदर की। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबी है। अब नाप के देखना है किसकी कितनी है। ठीक है, तो इसकी आप नापते हैं तो पूंछ कितनी है? 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई इसकी कितनी आ रही है? देखो घुंघराली है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1.4, इसकी 1.4 सेंटीमीटर। बिल्ली की कितनी है? बिल्ली की आपकी 1.2 सेंटीमीटर। पिल्ले की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 mm या 0.6 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 6 mm। और चूहे, इसकी पिग की जो लंबाई है वो तो घुंघराली है, तो इसकी लंबाई आ रही है लगभग, आप अंदाज़ा से लगा दें, 1.6 mm सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। ओके, लंगूर की लेकिन आप नाप रहे हैं तो लगभग 2 सेंटीमीटर, यानी 1.9 सेंटीमीटर इसमें आ रही है। तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? लंगूर की है। अब देख लिया आपने, अंदाज़ा लगा लिया। अब देखें आगे, वो कहेगा कुछ। सबसे लंबा नोट, सबसे लंबा नोट आपका अभी किसका होगा? आज की डेट में तो आपका सबसे लंबा नोट 2000 रुपये का होगा। फिर उससे छोटा 500 का होगा, फिर उससे छोटा 200 का होगा, 200 से छोटा अब 100 का होगा, 100 के बाद 50 का होगा, 50 के बाद 20 का, 20 के बाद 10 का, 10 के बाद 5 का, 5 के बाद 2 का, 2 के बाद 1 का। तो ये नोट आपके घटते क्रम में उनकी लंबाइयाँ दी जा रही हैं। ओके, अभी जो नए नोट हैं उनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ घट बढ़ गई हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान दें और नापें अपनी स्केल से। सभी बच्चे नाप करके नोट के 2000 के नोट सबके पास होंगे, तो सबकी लंबाई नाप करके मुझे यहाँ पर भेजें। ठीक है, लिख के। मैं आपको नाप के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग करें ये काम। 100 रुपये की नोट की लंबाई कितनी होगी? अब इसकी अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में 100 रुपये की नोट की लंबाई नाप कर आपको लिखना है। ठीक है, कितनी होगी अंदाज़ा लगाओ। अब स्केल से नापो। अभी आप इस पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो इस चित्त की लगा रहे हैं, ना कि वास्तव के नोट की। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। 6 तो नहीं आ रहा, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, cm। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब स्केल से नापो, तो स्केल से नापने पर भी 4.0 सेंटीमीटर। अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ लगाओ, फिर उन्हें नापो और अपने अंदाज और अपने नाप के बीच में अंतर का पता लगाओ कि हम कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं, कभी कभी ज़्यादा कम बोल देते हैं। तो उस पर आपको आँखें बिल्कुल स्थिर कर लेनी है कि हम ज़्यादा ना बोलें ना कम बोलें। चीज़ देखें आप,
कौन है? 100 रुपये का नोट। सेंटीमीटर में तुम्हारा अंदाज कितना आया और उसकी लंबाई कितनी है, कितनी उसकी चौड़ाई है, वो आप उसको देखें। सेंटीमीटर में तुम्हारा नाप, आपकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, मतलब आपकी नहीं, ये आपका पहले अंदाज है 100 रुपये के नोट को नापने का कि लंबाई इसकी, मान लीजिए लंबाई उसकी कितनी है 9 सेंटीमीटर, या 100 रुपये के नोट की हाँ लगभग 9 या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी उसकी होगी लगभग 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आप अंदाज कर रहे हैं, लेकिन आपने वास्तव में नापा तो उसकी अब हकीकत लंबाई, वास्तविक लंबाई, रियल लेंथ आपको लिखना है। अब 10 रुपये का नोट देखा तो 10 रुपये के नोट की मान लीजिए आपकी कितनी 8 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो वो आपको देखना है, हकीकत में भी देखना। 20 के नोट की मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, इसकी 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है चौड़ाई। 5 के नोट की लंबाई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। पोस्ट कार्ड की लंबाई आपको अंदाज़ा लगाना है, तो पोस्ट कार्ड की लंबाई मान लीजिए आपकी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 नहीं तो 7 समझ लीजिए, 7 सेंटीमीटर अंदाज़ा लगा रहे हैं। गणित के जादू की लंबाई यहाँ पर देखो, इसमें 1 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक तो यही लिखा है, और 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दो, 4, 2404 कितना हो गया 28। तो लगभग गणित के जादू की किताब की लंबाई जो आपकी है वो 28 सेंटीमीटर है, अंदाज़ा लग रहा। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी 15, 16, 18, 15 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, तो लगभग 18 सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर अंदाज़ा है, और वास्तव में नाप के देखना है आपको कि कितनी है। तो आपके पास फीट हो और फीट का उपयोग करें। अब बाज़ार में देखते हैं क्या कह रहा है। एक अंडा 2.50 रुपये का, एक अंडा 2 रुपया 50 पैसे का है, ठीक है। घड़ी कितने की है? 567 रुपया 25 पैसे की है। और ये आपका क्या है, कुछ बॉक्स है किसी का, वो आपका 8 रुपया 75 पैसे की साबुन की टिकिया। ये आपका बैग है 120 रुपया 50 पैसा। पेन 6 रुपया 50 पैसा और माचिस 50 पैसा। और ये आपकी चप्पल जो है वो आपकी 32 रुपया 99 पैसा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी कीमत दे दी है। अब आप बाज़ार में से कई वस्तुएं खरीदेंगे तो उन वस्तुओं की कुल कीमत यानी बिल बनाना आना चाहिए, ठीक है। कौन सी वस्तु कितनी खरीदी और कितनी कीमत थी, तो उसका कितना मिल रहा है। अब देखें आगे, इसमें आप देखते चलेंगे और हिसाब लगाते चलेंगे। देखिएगा, इस अनोखी कीमत को देखो। अक्सर क्या करते हैं कि 99 पैसे, तो 99 पैसे में कोई आपको 1 पैसा वापस नहीं देता, इसलिए उसको 1 पैसा का फ़ायदा होता है उसको। तो एक अनोखी कीमत देखो, 32 रुपया और 99 पैसा। बिल्कुल, जब हम उन्हें 33 रुपया देते हैं तो वो हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। तो कहने का मतलब कितना है, वो तो उसका 33 रुपया है, लेकिन 33 रुपये को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, प्रदर्शित नहीं कर रहे, लेकिन ले रहे हैं 33 रुपये। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है। क्यों? क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो इस 1 रुपये के 100 टुकड़े कर दिए तो 1 पैसा आपका 1 पैसे बराबर 1/100 रुपया, यानी 1 रुपये के 100 हिस्से किए, 100 हिस्सों में से 1 हिस्सा लिया यानी 1 पैसा लिया। तो 1 पैसा 1 रुपये का 100वां हिस्सा
है। कौन सा है? 100वां। 1 पैसे 1 रुपये का 100वां भाग है ना? आपको पता चल गया? हाँ है। अब इसे लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा भाई? 10वां हिस्सा है तो 0.1 लिख देंगे। 10वां हिस्सा, अब 100वां हिस्सा है तो 0.01। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 5 की गणित में कि 2 अंक बाद दशमलव इसमें है तो बटे में 100 वाली संख्या आएगी, तो 1/100। इसको दशमलव में बदलेंगे तो इस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, तो 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है ना? इसे लिखा जाता है 0.01 रुपये। इसलिए हम 99 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 0.99 रुपये। और 98 पैसे को 0.98 रुपये। ठीक है, 50 पैसे को 0.50 रुपये। इसका दशमलव भी हटा सकते हैं। और 60 पैसे को 0.6 रुपये भी लिख सकते हैं, और इस पर 0 भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? तो माचिस की डिब्बी आपको दिखाई दे रही है, पैसे की बात कर रहा है तो वो है आपका कितना? 50 पैसे। और रुपए की बात करता तो 0.50 रुपये। ठीक है, पैसे में 50 पैसा, रुपया में इतना। माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती हैं, यानी 2.5 रुपये में? तो एक माचिस की डिब्बी इधर, और 200 पैसे 2 रुपये के 200 पैसे, 200 पैसे में 4 डिब्बियाँ जी, तो 4 जी और 5 जी। तो आपने हिसाब लगा लिया, माचिस की 5 डिब्बियाँ कितनी? 5 डिब्बियाँ 2.5 रुपये में ली जा सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं। आगे देखें, एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? दाम, कीमत। तो साबुन की टिकिया आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कितना दाम है? तो 8.75 रुपये। 8.75 रुपये। इसको यह भी कह सकते हैं कि 8 रुपया और 75 पैसा। ओके, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपया हो गए 5.00, और 2 1 रुपये के सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गए 2.00, और 4 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 सिक्के देंगे तो हो जाएंगे उसके पास 2 रुपये। 2 रुपये ये हो गए। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपये में लिखो। अरुण एक साबुन की टिकिया खरीदना चाहता है, उसके पास 5 रुपये का सिक्का, 1 2 रुपये, 2 1 रुपये के सिक्के सो 2 रुपये, और 4 50 पैसे के सिक्के सो 2 रुपये, क्योंकि 1 अठन्नी, वो 1 रुपये में 2 अठन्नी यानी 50 पैसे, 2 50 पैसे, तो 4 50 पैसे से बन जाएंगे 2 रुपये। अब टोटल रुपया कितना हो गया इसका? 9 रुपया 00 पैसा। इतने रुपये हो गए। 5 2 7 7 2 9। अब उन्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपये में लिखो। तो कितने की आ रही कीमत? साबुन आ रही है आपकी 8 रुपया 75 पैसे की। 8 रुपये 75 पैसे की साबुन आ रही, और रुपये उसने कितने दिए? 9.00। इतने में से ये घट जाएगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। तो दशमलव के घटाने में दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 9.00। यहाँ इसमें से घटना है 8.75। ये कुल रुपए थे, ये कीमत थी, और ये अब शेष वापस। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 2, एक हासिल आएगी तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 9 में से 9 चला गया, कुछ नहीं। यानी कितने रुपए मिलेंगे? 0.25 रुपये। दशमलव में रुपये लिखना पड़ेगा। अगर पैसे में पूछता तो 25 पैसे। ठीक है, किसी में भी आपका उत्तर हो सकता है, ध्यान देना है। आगे देखें अगला सवाल 5वां। एक अंडा 2.5 रुपये का है, यानी 2.5 रुपये का है, तो 1 सही 1/2 दर्जन अंडे कितने के होंगे? 1 सही 2/1/2 यानी 18 अंडे, क्योंकि 1 दर्जन में होते हैं 12 अंडे।
और आधे दर्जन में होंगे 6, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 अंडे। तो एक अंडा 2.5 रुपये का, तो 18 अंडे ज़्यादा के आएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। तो 18 शून्यम 0, 18 पंचे 90 का 0, हाथ ले आई 9, 18 दूनी 36 और 9 45। ओके 36 और 9 45। अब 2 अंक बाद दशमलव, देखो दशमलव का गुणा मैं पहले सिखा चुका हूँ यहाँ पर, तो इसके जो शून्य हट भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रुपए लिख सकते हैं 45.00 रुपये, यानी इसको 45 रुपये ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने हिसाब लगा लिया कि एक दर्जन में 12 अंडे, आधे दर्जन में आपके 6 अंडे, तो 12 और 6 18 अंडे, तो एक अंडे की कीमत इतनी, तो 18 अंडों की ज़्यादा के माने गुणा, इन दोनों का गुणा। अब देखें कन्नड़न कितनी कलमें खरीद सकता है, कन्नड़न के पास कितने पैसे बचे। देखें कन्नड़न 60 रुपये लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो और बचे हुए पैसे से तुम कलम खरीद सकते हो। तो 60 रुपये ले गया था, 45 रुपये उसका खर्च हो गया, तो 60.00 थे। उसके बाद उसमें से 45.00 के अंडे खरीद लिए, तो कितना बचा 15 रुपया शेष बचा। अब जिस शेष जो बच गया है, अब वो कह रहा है बचे हुए पैसे से तुम कलम खरीद सकते हो। तो कलम खरीदना है, तो कलम की कीमत कितनी है 6.50 रुपये। देख रहे हैं आप 6.50 रुपये, यानी 6.5 रुपया की है कलम। तो आप इसमें कितने कलम खरीद सकते, 6 दूनी 12, 13 रुपये की 2 कलम खरीद सकते हैं, क्योंकि एक कलम 6.5 की और दूसरी कलम भी 6.5 की, तो 6.5 और 6.5 यानी 6 और 6 12 और 50 पैसा जुड़ जाएगा, तो 13 रुपये की आपने क्या खरीदनी कलम खरीद ली। आप कितने रुपए बचे 2 रुपये आपके फिर भी शेष बच रहे हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर कन्नड़न कितनी कलमें खरीद सकता है 2 कलमें। ठीक है, कन्नड़न के पास कितने पैसे बचे 2.0 रुपये, रुपये इतने बचे। अगर पैसे की बात करें तो 2 रुपये के 200 पैसे बचे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगली चीज़, क्या मैं 13 रुपये में 2 कलमें खरीद सकती हूँ। बिल्कुल खरीद सकती है, क्योंकि एक कलम की कीमत 6 रुपया 50 पैसा, दूसरी कलम की भी 6 रुपया 50 पैसा, तो दोनों हो जाएंगे 50 शून्य, एक हासिल आ जाएगी, 6 और 6 12 13 रुपये में 2 कलम खरीद सकती है। 2 कलमों का दाम 13.00 रुपये है। क्या वह 2 कलमें खरीद सकती है। हाँ, वह 2 कलमें खरीद सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको बाजार का लेन देन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बताना है, अभ्यास का समय। किस चीज़ का अभ्यास का समय आपको बताना है।